अच्छा, पहले बात महसूस कर पा रहे हैं कि ठंड के दिनों में आपको भूख ज्यादा लगती है, पानी कम पीते हैं, गर्मी के दिन में भूख कम लगती है, पानी ज्यादा पीते हैं, है ना। हम लोग के समय में एक सीरियल आता था शक्तिमान, वो तभी पहुंचता था जब गाड़ी एकदम खाई में गिरने वाली ही होता था। कई बार आपने ऐसा सुना है कि नैनो खड़ा था, थार आके टकराया, थार पलट गई, नैनो कुछ नहीं हुआ। तो इसमें नैनो की कोई उपलब्धि नहीं है, गलती थार की है। एक बार पाकिस्तान का वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें एक आदमी क्या किया, खुद ही 40 किलो का रहा होगा और लॉन्चर को पकड़ के लॉन्च कर दिया हो, तो जो रॉकेट था वो कम दूरी गया था, ये आदमी सेकंड मंजिल में गया था। चलिए देखिए, वर्क, पावर एंड एनर्जी, है ना। वर्क का क्या मतलब होता है, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, ये दोनों एक दूसरे के रूप हैं। आपने भोजन किया, उससे आपको एनर्जी मिली, उसी एनर्जी से आप क्या कर दिए, वर्क कर दिए। तो वर्क को एनर्जी में, एनर्जी को वर्क में बदला जा सकता है। फोर्स क्या होता है, हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से पता चला, फर्स्ट लॉ से फोर्स का डेफिनेशन मिल गया और सेकंड लॉ से मात्रा मिल गया, ठीक है। तो कार्य क्या होता है, यह होता है कार्य बराबर बल गुणित बल के दिशा में विस्थापन। आप सीधा बल गुणित विस्थापन बोलेंगे तो हर बार वो सच निकले ऐसा जरूरी नहीं है। उसका कारण क्या है, हम क्या कहेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन का क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मान लिया जाए कि आप इसको ऐसे देखते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। बचपन में ऐसा रस्सी बांध के गाड़ी खींचते थे कि नहीं खींचते थे। अब जब आप खींच रहे हैं ऐसे, फोर्स लगा है ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ। तो इस केस में आप बोलेंगे गलत है, बल गुणित विस्थापन। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक ही दिशा का लेना पड़ेगा। अगर ये थीटा है तो इस दिशा में कौन काम करेगा, एफ का कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट। तो कार्य किसके बराबर हो गया, अब दोनों गुणा करो, एफ एस कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, कार्य और बल और विस्थापन के बीच का एंगल है, कोण है। हाँ, अगर दोनों एक ही दिशा के हो जाए, देखो यदि ऐसा हो जाए, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो अब W बराबर क्या हो गया, तो जब दोनों एक ही दिशा का हो तब आप कह सकते हैं कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, ठीक है। इसको बोलते हैं धनात्मक कार्य, ठीक है। यदि ऐसा हो जाए कि थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या होता है, 0, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए एक कुली है और ये अपने सर पे भार लेके ऐसा प्लेन रोड पे चल रहा है, तो ये बल लगाया है इधर, अब विस्थापन हुआ है इधर, दोनों के बीच का एंगल। तो इस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, पैसे देने की जरूरत, तो इसको आप बल लगाने का पैसा दिए, ठीक है। टेक्निकली इसके द्वारा किया गया कार्य है वो कैसा है, 0 है। मान लिया जाए ऐसा हो जाए, ये कुआं है जिसमें चेन पुल्ली लगा है ऐसा, बकेट में पानी निकालने के लिए। ये व्यक्ति जो है ऐसे खींच के पानी निकाल रहा है और यहां पर कोई बकेट है, ठीक। तो व्यक्ति ने बल लगाया है इधर, अब विस्थापन हो रहा है इधर, तो कार्य इस व्यक्ति द्वारा कितना हो गया, 0। किसी भी तरीके से आपका थीटा के बारे में बता दे कि 90 है, अब वो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो जाए cos 180 का मान -1, तो कार्य किसके बराबर हो गया, इसी को कहते हैं ऋणात्मक कार्य। तो कार्य 3 प्रकार के हो गए कि धनात्मक कार्य, शून्य कार्य और ऋणात्मक कार्य। अब देखिए, मान लिया जाए ऐसा हो जाए कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, क्योंकि घर्षण हमेशा, फ्रिक्शन हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है या बाहरी बल के विपरीत दिशा में लगता है। तो बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य भले धनात्मक होगा, लेकिन जो घर्षण जो काम कर रहा है वो कैसा है, ऋणात्मक है, ठीक है। हम लोग के समय में एक सीरियल आता था शक्तिमान, वो तभी पहुंचता था जब गाड़ी एकदम खाई में गिरने वाली ही होता था। बहुत पहले आके नहीं बताता था कि देखो आगे खाई में गिर जाएगा, धीरे चलो, एकदम गिरने वाला ही रहता था। तब क्या करता था, फिर वो धक्का देता था और खुद पीछे हटते रहता था, आगे ना। देखिए, मान लिया जाए ये कोई कार है और यहां पर शक्तिमान आ गया, इस कार को रोक रहा है, ठीक है। तो शक्तिमान बल लगा रहा है इधर, अब विस्थापन हो रहा है इधर, एक तरफ है बल, एक तरफ है विस्थापन, दोनों के बीच का एंगल 180 180। तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा।
मान लिया जाए इसी व्यक्ति के बारे में सोचा जाए कि ये बकेट, ये फोर्स लगा रहा है, ऐसे डायरेक्ट ऐसा खींचा रहता है जिसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो जाता है, और जिस समय बकेट ऊपर जा रहा है उस समय गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। ग्रेविटेशन द्वारा किया गया कार्य कैसा है? ग्रेविटेशन लगेगा नीचे, अब विस्थापन हो रहा है ऊपर, तो किसी भी प्रकार से आपको किसके बारे में पता चल जाए, एंगल के बारे में पता चल जाए, तो आप बता सकते हैं कि धनात्मक है, ऋणात्मक है कि जीरो है। अब देखिए यहां थीटा बराबर 0 मान लेते हैं, यहां थीटा बराबर 90 मान लेते हैं, यहां थीटा बराबर 180 मान लेते हैं, ठीक है। जब थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 के पहले पहले तक रहता है तब कॉस थीटा होता है धनात्मक, इसलिए कार्य भी क्या होगा? धनात्मक। एग्जैक्ट थीटा इक्वल टू 90 पे कॉस थीटा होता है 0, तो कार्य भी होता है 0। थीटा का मान 90 से ज्यादा हो और पूरा 180 तक कॉस थीटा का मान होता है ऋणात्मक, तो कार्य का मान भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट पर एक देखा है, इस पॉइंट पर एक देखा है और इस पॉइंट पर एक देखा है। मान लिया जाए दो लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो एक आगे बढ़ेगा एक पीछे जाएगा, तो जो आगे बढ़ रहा है जिसके दिशा में विस्थापन हो रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है, और जो उल्टा लौट रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य, वो बल लगा रहा है ऐसे और विस्थापन हो रहा है, ठीक है। कार्य से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उतने से ही पूछेगा, ठीक है, पूरा कार्य उसमें आ जाता है। ऊर्जा, आपको पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। ऐसे ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने के क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, है ना। हम भोजन करते हैं जिससे हमें मस्कुलर एनर्जी मिलती है, मांसपेशी ऊर्जा मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कई लोग नहीं करते हैं लेकिन ऊर्जा तो मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, आप सुबह उठे, मोबाइल चलाए, नाश्ता किए, मोबाइल चलाए, खाना खाए, मोबाइल चलाए, शाम को नाश्ता किए, मोबाइल चलाए, रात को नाश्ता किए, रात को खाना खाए और मोबाइल चला के सो गए। जब आपने दिन भर कोई कार्य ही नहीं किया तो आपको भूख क्यों लग जाती है हर 4 घंटे में? और ऐसा आपकी जिंदगी में तो कई बार हो चुका है, कोई नया बात नहीं है। बिल्कुल सही बात, सांस ले रहे हैं, सांस लेना मजबूरी में ले रहे हैं, आप तो ना ले रहे हैं, तो मजबूरी है, नहीं तो आपको तो क्या है, ये भी एक कार्य है बोल के सांस भी नहीं लेते, सांस रोक नहीं पा रहे हैं इसलिए सांस ले रहे हैं। रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा, आपका जो बॉडी है अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लगातार हीट जनरेट करती है। बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, ना, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे ज्यादा गर्म हो गया तो भी टेंशन, और कम हो गया तब तो चांस ही नहीं है, जाने के बाद ही कम होगा वो, तो समझ रहे हैं क्या? तो टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो भी टेंशन। इसलिए बोला जाता है कि आपको ठंड के दिनों में भूख ज्यादा लगती है। अच्छा पहले बात महसूस कर पा रहे हैं कि ठंड के दिनों में आपको भूख ज्यादा लगती है, पानी कम पीते हैं, गर्मी के दिन में भूख कम लगती है, पानी ज्यादा पीते हैं, ना। ठंड के दिनों में आपका बॉडी ज्यादा काम करता है। बाहर का टेम्परेचर है 16-17, आपका बॉडी का 37, बाहर का 16-17, आपके बॉडी को 16-17 लाने का लगातार प्रयास कर रहा है। बॉडी ने अपना टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 37। ज्यादा हीट जनरेट करेगा तो ज्यादा वर्क कर रहा है, ज्यादा वर्क कर रहा है तो ज्यादा भूख लगेगा। गर्मी के दिन में बाहर का टेम्परेचर है 40, बॉडी टेम्परेचर है 37, 3 ही का अंतर है, ठीक है। ऐसे बोला जाता है कि कुएं का पानी गर्मी के दिन में ठंडा और ठंडी के दिन में, या हैंडपंप का पानी गर्मी के दिन में कैसा निकलता है? थोड़ा ठंडा निकलता है, ठंडी के दिन में गर्म। ऐसा क्यों? क्या ऐसा आप महसूस किए हैं पहले? ये बताइए। चलो कम से कम आप महसूस तो कर पाते हैं, कई बैच में महसूस भी नहीं कर पाते हैं। हाँ बताइए। बिल्कुल सही बात है, पानी का टेम्परेचर वही रहता है, 30 डिग्री का पानी है 30 डिग्री ही रहेगा। सॉइल जो है, जो मिट्टी है, वो हीट का और टेम्परेचर का तो कुछ अलग है, तो सॉइल का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता है, 30 डिग्री में है। आप हैं कितने? ठंडी के दिन में 20 डिग्री में, और 30 डिग्री का पानी दे दिया जाए गर्म लगने लग गया। आप हैं 40 डिग्री में और 30 डिग्री का पानी दिया जाए ठंडा लगने लग गया, तो उसका टेम्परेचर वही रहता है ना। आप कोई बेचारा -40 डिग्री सेल्सियस में है, उसको 4 डिग्री का पानी दे दो, उबल जाएगा वो, है ना। इतने का अंतर है। चलिए, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। 2 प्रकार का ऊर्जा पढ़ना है आपको, गतिज और स्थितिज। उसी को दोनों को मिला के क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, है ना, गतिज ऊर्जा और
स्थितिज ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी भी वस्तु में उसके गति या वेग के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसी को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान हाफ एम वी स्क्वायर। एक होता है इसके बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या बोलता है? किसी वस्तु पे किया गया कार्य उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि कार्य क्या हो जाएगा? अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यह है कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, कार्य ऊर्जा प्रमेय इसी को कहते हैं। इसके बाद आएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा? असली मसाले सच सच mgh। आप जो mgh बता रहे हैं वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। mgh जो है वो क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब है किसी वस्तु में उसके स्थिति, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, स्पेसिफिक शेप, यानी कि उसका विशिष्ट आकार के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। बांधों में संचित पानी में ऊर्जा उसकी स्थिति के वजह से है, उसके पास जो ऊर्जा वो भी स्थितिज ऊर्जा है। तनी हुई, खींची हुई, चाबी भरी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा उसके कॉन्फ़िगरेशन, विशिष्ट आकार के कारण ऊर्जा है। तनी हुई धनुष की डोरी में ऊर्जा उसके विशिष्ट आकार के कारण है। इसी का एक प्रकार है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु को, कोई वस्तु जमीन पे है, उसे ऊपर उठाना चाहेंगे, वस्तु बोलेंगे ए वस्तु ऊपर आ जाएगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? आप उस पर कार्य करेंगे। कोई है जो उस पर कार्य किया, उठा के ऐसा लाया है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, वही कार्य उसमें ऊर्जा जैसे संचित हो गया है, जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा जैसे संचित हो जाता है, जिसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए कैसे, मान लिया जाए ये जमीन है, आपने उस वस्तु को उठा के यहां ले आए, वस्तु का द्रव्यमान है m, h ऊंचाई तक लेके आए। किसी वस्तु को उठाने के लिए कितना बल लगाना पड़ा होगा? किसी वस्तु को उठाने के लिए कितना बल लगाना पड़ा होगा? उसके भार के बराबर। इसका भार कितना है? अब देखिए, इस वस्तु पे किया गया कार्य ही क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू कार्य। कार्य किसके बराबर? बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन, बल किसके बराबर? विस्थापन कितना हुआ है? यहां से आया क्या? mgh। ये है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ, मुक्त पतन के लिए, यानी कि फ्री फॉल के लिए। किसी वस्तु को छोड़ दिया गया है, यहां किसी वस्तु को छोड़ दिया है, कुछ देर बाद यहां पहुंच गया, कुछ देर बाद जमीन पे ही पहुंच गया। ये पोजीशन A है, ये B है, ये C है। h हाइट से इसको छोड़ा गया है, कुछ देर बाद ये x दूरी तय किया, तो बचा कितना हो गया? h माइनस x हो गया। ठीक, जब छोड़ा गया तो यहां पर वेलोसिटी क्या है? 0। यहां पर का वेलोसिटी को v1 मान लेते हैं, यहां पर के वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं। अब देखेंगे कि तो कुल यांत्रिक ऊर्जा यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, यहां पर कितना है। अगर संरक्षण हो रहा है तो कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। हाँ, या गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाए, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाए, पूरा स्थितिज ऊर्जा हो जाए, पूरा गतिज ऊर्जा हो जाए, लेकिन दोनों का योग हमेशा नियत आना चाहिए। ठीक है, स्थिति पहले पे देखते हैं। पोजीशन A, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा mgh, कितने ऊंचाई पर है ये? और गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ m 0 का स्क्वायर, यानी कि कुछ बचा ही नहीं। तो मैकेनिकल एनर्जी कितना हो गया? ke प्लस u, दोनों जोड़ेंगे क्या आएगा? mgh। अब पोजीशन B पर आते हैं। ठीक है, पोजीशन B पर आते हैं। यहां पर u कितना है? mg h माइनस x। अब गतिज ऊर्जा निकालना है, हाफ m v1 का स्क्वायर। तो v1 तो मेरे पास नहीं है, तो v1 निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? a और b के बीच समीकरण लगाते हैं,
कौन सा, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as वी स्क्वायर v1 का स्क्वायर हो गया, u तो 0 हो गया है ना, 2a का मान क्या हो जाएगा g, और कितना दूरी चला है x, इसी वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो k कितना आ गया, हाफ m, v1 का स्क्वायर का मान है 2gx, 2gx, 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया, तो क्या हो गया mgx। ठीक, अब इसमें टोटल एनर्जी देख लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है, mgh माइनस mgx, और ये क्या है mgx, किसके बराबर आ गया, तो अभी भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, mgh ही है। तीसरा पोजीशन पे देख लेते हैं यहां पर, तो u तो उसका हो जाएगा क्या 0, कोई हाइट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 का स्क्वायर, लेकिन हमारे पास v2 नहीं है, तो a और c में गति का समीकरण, a से c में समीकरण लगाएंगे, तो फिर से यही समीकरण v2 का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2a की जगह g, और कितना हाइट है h, तो v2 का स्क्वायर कितना हो गया 2gh, इसी को वापस रख दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ m, v2 का स्क्वायर है 2gh, 2 से 2 खत्म, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया mgh, तो मैकेनिकल एनर्जी भी कितना हो गया mgh, क्योंकि वो तो क्या है 0 है। इसका मतलब तीनों ही जगह पर मैकेनिकल एनर्जी कितने के बराबर है, mgh mgh mgh, तो इससे क्या है न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए थोड़ा सा हम लोग संघट देख लेते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है, किसी घटना से पहले कुल संवेग और किसी घटना के बाद का कुल संवेग हमेशा नियत रहेगा। कई बार आपने ऐसा सुना है कि नैनो खड़ा था, थार आके टकराया, थार पलट गई, नैनो कुछ नहीं हुआ, तो इसमें नैनो की कोई उपलब्धि नहीं है, गलती थार की है। सिंपल सा फिजिक्स है। फिजिक्स ये है, जो रेस्ट में था उसको कम हानि होगी, और जो फुल स्पीड में आया है उसका संवेग में ज्यादा परिवर्तन हुआ है, तो उस पर बल ज्यादा लगा है। क्या बोलते हैं, बल किसके बराबर पढ़े हैं हम, संवेग परिवर्तन के दर के। अचानक से वेलोसिटी किसका चेंज हुआ है, जो ज्यादा गति में था, तो उसका संवेग में परिवर्तन ज्यादा हुआ, तो उस पर लगने वाला बल जो है वो ज्यादा होगा। अगर दो गाड़ी समान वेट का है, ठीक है, ये शुक्र मनाओ कि नैनो था, अगर उसी वजन का गाड़ी होता तो और नहीं बचता, हो खत्म हो जाता। दो ट्रेन है, जिसका ज्यादा स्पीड रहेगा वो निपटेगा। कई बार देखें, खड़ी ट्रेन में जाके ठोका है तो खड़ी ट्रेन जो है थोड़ा खसक गया आगे, और ये वाला ट्रेन का पूरा डिब्बा पलट गया, क्योंकि अचानक से संवेग में परिवर्तन किस पे आया, जो मोशन में था, तो उसको ज्यादा डैमेज होगा। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार का न्यूमेरिकल बनेगा संघट वाला, कि दो किसी भी ऑब्जेक्ट को टक्कर करवा देगा। दो ऑब्जेक्ट है ना, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है, ये ऐसे u1 वेलोसिटी चल रहा था, ये u2 चल रहा था, फिर टकरा गया, और टकराने के बाद पहला वाला जो है v1 वेलोसिटी चलने लग गया, दूसरा वाला जो है वो v2 वेलोसिटी चलने लग गया। तो ये हुआ हमारे लिए घटना। घटना से पहले कुल संवेग और घटना के बाद का कुल संवेग आपस में क्या होना चाहिए, तो घटना से पहले कुल संवेग इसका कितना हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। घटना के बाद का कुल संवेग ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। और संवेग संरक्षण के अनुसार घटना पहले घटना के बाद का आपस में क्या होना चाहिए, तो यहां न्यूमेरिकल बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2। ठीक है, अब इसी में क्या कर देगा कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, बंदूक का प्रक्षेप गति, जैसे कि जब आप देखे होंगे क्या बोला जाता है कि पिस्टल से सही निशाना लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पिस्टल का वजन कम रहता है, पीछे की तरफ जर्क ज्यादा महसूस करता है। लेकिन स्नाइपर से निशाना लगाना, क्योंकि स्नाइपर का वेट क्या होता है ज्यादा, गोली का संवेग आगे जितना होगा बंदूक का संवेग उतना ही पीछे होगा। तो जिसका द्रव्यमान कम उसका वेलोसिटी ज्यादा, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका वेलोसिटी कम। तो जितना ज्यादा भारी चीज से निशाना लगाया जाएगा उतना ज्यादा निशाना लगेगा। एक बार पाकिस्तान का वीडियो रिलीज हुआ था, जिसमें एक आदमी क्या किया, खुद ही 40 किलो का रहा होगा, और लॉन्चर को पकड़ के
लॉन्च कर दिया हो, तो जो रॉकेट था वो कम दूरी गया था, ये आदमी सेकंड मंजिल में गया था, क्योंकि अपने से ज्यादा द्रव्यमान के लॉन्चर को लॉन्च कर रहा है, तो रॉकेट का वजन ज्यादा, तो रॉकेट कम दूरी गया, आदमी का वजन कम, तो ये लॉन्च तो ये हुआ था अगर देखा जाए तो। देखिए कैसे बोला जा रहा है उसको, मान लिया जाए घटना से पहले बंदूक का वेग 0, बुलेट का वेग भी 0, इसका द्रव्यमान है कैपिटल M, इसका द्रव्यमान है छोटा वाला m, तो घटना से पहले जब गोली नहीं चला गया था तो कुल संवेग कितना हो गया 0, क्योंकि दोनों पास द्रव्यमान तो है लेकिन दोनों का वेलोसिटी। अब घटना के बाद बंदूक तो चेंज नहीं होगा, घटना के बाद क्या हुआ, ये जो बुलेट है m मास का वो सपोज u वेग से चलने लग गया, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगा, तभी तो दोनों संवेग को जोड़ के क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। घटना से पहले का कुल संवेग, घटना के बाद का कुल संवेग। कोई बम है जो विस्फोट हुआ, अगर वो 2 भागों में विस्फोट होगा, गारंटी है दोनों को विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि घटना से पहले कुल संवेग क्या था 0, घटना के बाद भी कुल संवेग क्या होना चाहिए 0। एक संवेग दे रहा इधर तो दूसरे को उसके विपरीत में देना चाहिए, ताकि दोनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 0। अगर वो एकदम एग्जैक्ट 3 बराबर भाग में डिवाइड होता है, तीनों के बीच 120 का कोण रहेगा, 120 120 120, तभी तीनों मिला के फिर से 0 कर पाएंगे। समझ रहे क्या, 3 बराबर भाग होगा। तो घटना से पहले कुल समय, घटना के बाद का कुल समय क्या लिखेंगे, mu प्लस mv, और ये किसके बराबर होना चाहिए, mu प्लस mv 0 के बराबर, तो mv बराबर क्या आ गया माइनस mu, तो v बराबर क्या आ गया माइनस m बाई कैपिटल mu। माइनस साइन दिखाता है कि जो जर्क लगेगा वो विपरीत दिशा में होगा, बुलेट के विपरीत दिशा में होगा। एग्जाम में हो सकता है माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़े, उसको मैग्नीट्यूड से मतलब रहेगा कि गन का रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा। समझ रहे हैं क्या। संघट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रत्यास्थ संघट, एक होता है अप्रत्यास्थ संघट, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित होते हैं, लेकिन अप्रत्यास्थ संघट में केवल संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, पावर क्या होता है ये। अच्छा, जो कार्य है उसका इकाई देखें तो बल गुणित विस्थापन से इकाई निकाले, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, शक्ति, कार्य करने के दर को, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, इसका मतलब कार्य बटे समय। तो यूनिट देखें इसका, इकाई जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड का एक और नाम है क्या, वॉट। व्यापारिक मात्रक मतलब जब बड़े पैमाने पर यूज हो, कमर्शियल यूनिट क्या होता है, हाँ मोटर लेने जाते हो क्या बोलते हो, हाँ तो हॉर्स पावर, अश्व शक्ति एचपी, और एक एचपी में कितना वाट 746 वाट। क्या अश्व शक्ति का अश्व से कोई संबंध है, क्या हॉर्स पावर का हॉर्स से कोई संबंध है। ठीक है, पहले समय में क्या होता था कि सिंचाई के लिए पानी निकाला जाता था कुएं से, किसके मदद से। अब एक आदमी कुएं से इतना पानी तो नहीं निकाल पाएगा कि खेत में ही पूरा डाल दे, तो घोड़े की मदद से। तो जो हॉर्स पावर यूनिट दिया उसने क्या किया, देखा कि इतना वजन के पानी को ये 1 सेकंड में इतना ऊपर ले जाता है, तो उसका पावर निकाला, तो 745.6 वाट आया। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। अगर संवेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या अंतर आएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर संवेग को 1/4 कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या अंतर आएगा। अगला क्वेश्चन, अगर संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, अगर गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तो संवेग में क्या अंतर आएगा। अगर गतिज ऊर्जा को 69% से बढ़ा दिया जाए तब संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 2-4 मिनट का समय लेके फटाफट बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, के बराबर हम क्या लिखते हैं, p²/2m। तो बोलता है नया वाला के बताओ, तो आप बोले कि नया वाला p बताओ, तो नया वाला p कितना बताया हो, कितना गुना कर दिया है, 2 गुना। तो p के जगह क्या लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा ये 4p²/2m, और ये p²/2m तो पुराना वाला है, तो नया वाला k डैश जो है 4 टाइम्स पुराना वाला k, कितना गुना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, k बराबर क्या होता है p²/2m। बोलता है कि नया वाला k बताओ, तो तुम बोले कि नया वाला p बताओ,
तो बोलता है कि नया वाला पी जो है पुराने पी का 1/4 है। तो बाहर निकालो, 1/16 पी स्क्वायर बाई 2m। पी स्क्वायर बाई 2m तो क्या है, पुराना वाला के है, तो नया वाला के बराबर के बटे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, पी स्क्वायर बाई 2m। नया वाला के बताओ, तो आप बोला नया वाला पी बताओ। बोलता है कि नया वाला पी जो है 1.2 पी है ना। नया वाला पी क्या बोला, पुराने वाले पी में 20/100 बढ़ा दो पी का, 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्या हो गया, पी धन 0.2 पी, तो क्या हो गया 1.2, 1.1 10% की वृद्धि, 1.5 20% की वृद्धि, 1.2 ठीक है, 1.25 25% की वृद्धि, 2 100% की वृद्धि। दोगुना कर देना मतलब 100% बढ़ा देना, ठीक है। तो हो जाएगा 1.44 पी स्क्वायर बाई 2m। पी स्क्वायर बाई 2m क्या है, के है, तो के डैश किसके बराबर 1.44 के, कितना प्रतिशत का वृद्धि, 44% की वृद्धि हुई, ठीक है। चलो इसको लिख लो पहले। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी को कितना कर दिया है, 4 गुना। नया संवेग बताओ, तो बोले कि नया वाला गतिज ऊर्जा बताओ, तो नया वाला गतिज ऊर्जा क्या है 4 गुना पुराना। ये 4 को बाहर निकालो तो 2 टाइम्स √2m के निकलेगा। ये वाला क्या है, पी डैश क्या आ गया। अगला बताइए, पी जो है √2m क्या होता है, नया पी बताओ, तो नया के बताओ, 1.69 के लिख सकता हूं, 1.69% वृद्धि किया है। 1.69 का रूट क्या बन के आएगा 1.3। पी डैश कितना है 1.3 पी, कितना प्रतिशत की वृद्धि, 30% की वृद्धि। एक क्वेश्चन लिखिए, 5 किलोग्राम के बंदूक से 50 ग्राम के गोली को दागा जाता है। अगर गोली का वेग 200 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक का प्रक्षेप गति क्या होगी, बनाइए। यही था मैग्नीट्यूड, ये था कितना 50 ग्राम, ये था 5 kg मतलब कितने ग्राम 5000 ग्राम। या तो आप दोनों को ग्राम में रखो या दोनों को केजी में रखो। यू का वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। संवेग संरक्षण में कैसे क्वेश्चन बनेगा, दो वस्तु इसी द्रव्यमान के हैं, इसी वेग से चल रहे थे, टकराने के बाद पहले का वेग इतना है तो दूसरे का वेग कितना होगा, या टकराने से दोनों चिपक गए और साथ में चलने लग गए तो दोनों का वेग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस तरीके से उसमें सवाल पूछा जाएगा। देखो ध्यान रखना कि जैसे हम क्या पढ़े कि कार्य किसके बराबर हुआ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इस तरीके से कि कार्य किसी वस्तु पे किया गया कार्य उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, भी पढ़े हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। उसी प्रकार से आवेग किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन। आवेग मतलब इंपल्स, ठीक है। हो सकता है इसमें भी न्यूमेरिकल दे दे। कल से चालू करेंगे हम हीट एंड टेम्परेचर।